हमारा सौर मंडल एक जाना पहचाना जगह है। हमारे पास पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे पथरीले ग्रह हैं। हमारे पास बृहस्पति और शनि जैसे गैस के बड़े ग्रह हैं। लेकिन जब हम दूसरे तारा प्रणालियों को देखते हैं तो हमें कई तरह के ग्रह दिखाई देते हैं। दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। कुछ एक्सोप्लैनेट बृहस्पति से भी बड़े होते हैं, कुछ बुध से भी छोटे होते हैं। कुछ अपने तारों की परिक्रमा कुछ ही घंटों में पूरी कर लेते हैं, कुछ को एक परिक्रमा पूरी करने में सदियां लग जाती हैं। यही विविधता एक्सोप्लैनेट को खगोलविदों के लिए इतना रोमांचक बनाती है। इनका अध्ययन करके हम ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास के बारे में और जान सकते हैं। जैसे जैसे खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, उन्होंने कुछ अजीब देखा है। उन्हें मिलने वाले ग्रहों के आकार में एक अंतर है। इस अंतर को रेडियस गैप कहा जाता है। रेडियस गैप हमें बताता है कि एक निश्चित आकार के ग्रह दुर्लभ हैं। इस अंतर से छोटे ग्रह आमतौर पर पृथ्वी की तरह पथरीले होते हैं। गैप से बड़े ग्रह आमतौर पर नेपच्यून जैसे गैस ग्रह होते हैं, लेकिन बीच में बहुत कम ग्रह हैं। यह अंतर क्यों है? खगोलविदों को लगता है कि इसका संबंध ग्रह के वायुमंडल से है। खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट के आकार और कक्षाओं में एक और अजीब पैटर्न देखा है। इस पैटर्न को हॉट नेपच्यून डेजर्ट कहा जाता है। यह अपने तारों के बहुत करीब परिक्रमा करने वाले नेपच्यून के आकार के ग्रहों की कमी को दर्शाता है। नजदीकी ग्रह अपने तारे से तीव्र गर्मी और विकिरण का अनुभव करते हैं। ये स्थितियां समय के साथ ग्रह के वायुमंडल को छीन सकती हैं। यह नेपच्यून के आकार के ग्रहों जैसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रहों के लिए विशेष रूप से सच है। हॉट नेपच्यून डेजर्ट बताता है कि इस क्षेत्र के ग्रहों के लंबे समय तक अपने वायुमंडल को बनाए रखने की संभावना नहीं है। वे अंततः छोटे पथरीले ग्रह बन सकते हैं। ग्रह अपना वायुमंडल कैसे खो देते हैं? इसके कुछ अलग तरीके हैं। एक तरीका फोटो इवापोरेशन कहलाता है। फोटो इवापोरेशन तब होता है जब किसी तारे से उच्च ऊर्जा विकिरण ग्रह के वायुमंडल को गर्म करता है। यह गर्म गैस अंतरिक्ष में चली जाती है, जैसे उबलते बर्तन से भाप निकलती है। एक और तरीका है जिससे ग्रह अपना वायुमंडल खो देते हैं, वह है कोर पावर्ड मास लॉस। ऐसा तब होता है जब किसी ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी वायुमंडल को बाहर की ओर धकेलती है। समय के साथ यह वायुमंडल को अंतरिक्ष में जाने का कारण बन सकता है। ये प्रक्रियाएं ग्रह और उसके तारे के आधार पर बहुत धीरे धीरे या बहुत तेजी से हो सकती हैं। खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करके वास्तविक समय में वायुमंडलीय क्षति के प्रमाण पाए हैं। एक उदाहरण वॉस्प 69b है, जो बृहस्पति के आकार का एक ग्रह है। वॉस्प 69b अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। तारे का तीव्र विकिरण ग्रह के वायुमंडल को अंतरिक्ष में वाष्पित कर रहा है, जिससे निकलने वाली गैस की एक विशाल पूंछ बन रही है। इससे वॉस्प 69b थोड़ा धूमकेतु जैसा दिखता है। वॉस्प 69b जैसे ग्रहों का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वायुमंडलीय क्षति कैसे काम करती है। यह हमें अन्य ग्रहों के इतिहास के बारे में भी सुराग देता है, जिनमें रेडियस गैप वाले ग्रह भी शामिल है। भाग 6 एम ड्वार्फ, छोटे ग्रहों के लिए स्वर्ग। सभी तारों के लिए रेडियस गैप समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए यह एम ड्वार्फ तारों के आसपास अलग दिखता है। ये तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं। एम ड्वार्फ तारों के आसपास के ग्रह कम तीव्र विकिरण का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि अगर वे अपेक्षाकृत छोटे हैं तो भी उनके वायुमंडल को बनाए रखने की अधिक संभावना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एम ड्वार्फ सिस्टम रहने योग्य ग्रहों की तलाश के लिए अच्छी जगह हो सकती है। हालांकि ये तारे बहुत सक्रिय भी हो सकते हैं, बार बार होने वाले फ्लेयर्स के साथ, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। भाग 7 दूर की दुनिया के रहस्यों का खुलासा। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। वे अविश्वसनीय रूप से धुंधले और दूर हैं, लेकिन नई दूरबीनें और उपकरण खगोलविदों को अविश्वसनीय खोज करने की अनुमति दे रहे हैं। एक उदाहरण केक प्लैनेट फाइंडर है। यह उपकरण किसी तारे के छोटे छोटे कंपन को माप सकता है, जो परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इन कंपनों का विश्लेषण करके खगोलविद तारे के आकार,
खगोलविद ग्रह के द्रव्यमान और घनत्व का निर्धारण कर सकते हैं। एक और शक्तिशाली उपकरण नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस है। टेस उन ग्रहों की खोज कर रहा है जो अपने तारों के सामने से गुजरते हैं, जिससे तारे की चमक में थोड़ी कमी आती है। भाग 8। एक और पृथ्वी की खोज। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य एक और पृथ्वी को खोजना है। एक ऐसा ग्रह जो जीवन का समर्थन करने के लिए बिल्कुल सही आकार, तापमान और संरचना वाला हो, जैसा कि हम जानते हैं। भविष्य की दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का और भी अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम होंगी। वे जलवाष्प, ऑक्सीजन, मीथेन और अन्य गैसों के संकेतों की तलाश करेंगे जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। भाग 9। एक्सोप्लैनेट अन्वेषण का भविष्य। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन तेजी से विकसित हो रहा है। हर नई खोज हमें हमारी आकाशगंगा में ग्रहों की अविश्वसनीय विविधता को समझने के करीब लाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम पा सकते हैं कि हमारा सौर मंडल इतना असामान्य नहीं है, या हम ऐसे ग्रहों की खोज कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी अधिक अजीब और अद्भुत हैं।